भारत की संसद का मानसून सत्र आज यानी कि 19 जुलाई 2021 से प्रारंभ होगा और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिल सरकार जो है वो संसद के समक्ष रखेगी, उसको पास कराने का प्रयास करेगी। अभी तक जो खबर निकल कर के आई है उसके मुताबिक कुल मिलाकर के करीब 15 बिल ऐसे हैं जो कि सरकार संसद के समक्ष रखेगी। इसमें कुछ बिल नए हैं और कुछ बिल ऐसे हैं जो कि पूर्व में भी संसद के पटल पर रखे जा चुके हैं, लेकिन या तो वो अलग अलग कमेटी को रेफ़र कर दिए गए थे या फिर उनमें कुछ चेंजेस प्रपोज किए गए। तो ऐसे बिल जिनको कि स्टैंडिंग कमेटी को रेफ़र किया गया था, उन्हीं में से एक बिल था डीएनए प्रौद्योगिकी उपयोग और अनुप्रयोग विनियमन विधेयक 2019 यानी कि डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ एंड एप्लीकेशंस रेगुलेशन बिल्स 2019। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बिल है और सरकार को पूरी उम्मीद है और आने वाले समय के लिए भी ये बिल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे क्राइम्स का तरीका बदल रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, डीएनए के फील्ड में भी डीएनए इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो निकल करके आ रही हैं। तो डीएनए डेटा की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उस डीएनए डेटा को कलेक्ट करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए और उसके बाद उसको डिलीट करने के लिए एक रेगुलेशन की आवश्यकता है। सबसे पहले हम देखेंगे क्यों ये महत्वपूर्ण है। सरकार इस विधेयक को 19 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में रखेगी। इससे पहले ये बिल 2019 में रखा गया था, लेकिन फिर इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। अब स्टैंडिंग कमेटी यानी स्थायी समिति की सिफारिशों के बाद विधायक को फिर से संसद के समक्ष रखा जा रहा है। तो करंट अफेयर्स का बिल है, ये मुद्दा है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो भी आपके लिए एग्जाम के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, और मान लीजिए दोबारा इसमें अगर कोई चेंजेस प्रपोज होते हैं तो भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आप अगले स्लाइड्स में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिल की मुख्य विशेषताएं क्या है। अनुसूची में दर्ज मामलों के संबंध में लोगों की पहचान स्थापित करने के लिए बिल डीएनए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को रेगुलेट करता है। देखिए, डीएनए का जो इंफॉर्मेशन है दैट इज अ प्राइवेट इंफॉर्मेशन एंड इट इज वेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑल्सो। बहुत ही प्राइवेट है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और कई तरीके से इसका यूज़ भी किया जा सकता है, मेडिकल पर्पज से या किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को लीड करने में या और भी किसी वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए डीएनए इंफॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, लेकिन इसका मिसयूज भी किया जा सकता है। इसीलिए डीएनए से रिलेटेड रेगुलेशन की बहुत आवश्यकता है और लीगल एस्पेक्ट भी इसके देखा जाना बहुत जरूरी है। आपराधिक मामलों में जैसे कि इंडियन पीनल कोड 1860 के अंतर्गत आने वाले पेरेंटेज संबंधी विवाद, यानी कि संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है जिसमें इनहेरिटेंस की जरूरत पड़ रही है, आवर्जन प्रवास, जैसे कि आप जानते हैं जो इमिग्रेशन होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई इमिग्रेंट 5 साल या 10 साल किसी कंट्री में रह लेते हैं वीज़ा पर, तो उनके जो बच्चे हैं उनको वो मिलती है नागरिकता, सिटीजनशिप उस कंट्री की मिल जाती है। तो वहाँ पर ये इंफॉर्मेशन बहुत काम आ सकती है, इस वजह से ये बिल मुख्य है। एक राष्ट्रीय डीएनए बैंक और क्षेत्रीय डीएनए बैंक प्रपोज है इस बिल के अंतर्गत, यानी कि एक राष्ट्रीय इस नेशनल लेवल पर और एक क्षेत्रीय लेवल पर डीएनए बैंक बनाया जाएगा जो कि अलग अलग श्रेणियों में डेटा को रखेगा अपने पास। क्राइम सीन इंडेक्स के नाम से ये डेटा होगा, सस्पेक्ट के नाम से होगा, विचाराधीन कैदियों के, अपराधी, लापता व्यक्ति और अज्ञात मृत व्यक्तियों के इंडेक्स। कई बार ऐसा होता है कोई व्यक्ति मर गया या उसका कोई एक ऑब्लिगेशन था, सोशल या लीगल या कोई संपत्ति का मुद्दा था और वो व्यक्ति मर गया, इसका कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो इट मे बी पॉसिबल, ऐसा किया जा सकता है कि उस व्यक्ति का जो डीएनए इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से अगर इकट्ठा हो सके तो उसको रखा जा सके, यानी कुछ समय बाद अगर कोई ऐसा उसका बॉडी का कोई डिस्पोजेबल मटेरियल या कुछ ऐसा मिलता है जो कि जिससे पहचान हो सके उस व्यक्ति की, तो ये चीज़ इसमें काम आएगी उन केसेस को सॉल्व करने में। आपके दिमाग में यहाँ पर यह भी बात आ सकती है कि करंट अफेयर्स में हम ये क्राइम सीन सॉल्यूशन के मुद्दे को इतना ध्यान से क्यों देख रहे हैं, या सरकार इतना कंसर्न क्राइम सीन को लेकर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को सॉल्व करने में क्यों रहती है। आपने हाल ही में देखा भी एक सेंट्रल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी जो कि पहले स्टेट लेवल पर थी गुजरात में, वो अब सेंट्रल लेवल पर बना दी गई। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो क्राइम सीन या क्राइम इन्वेस्टिगेशन का जो सॉल्यूशन है वो एक तरीके का आप कह सकते हैं न्याय के अंतर्गत आता है, जस्टिस के अंतर्गत वो आता है।
और ये किसी भी राज्य की जिम्मेवारी है कि वो अपने लोगों के लिए, जो रहने वाले नागरिक हैं उस देश के या राज्य के, उनके लिए न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित कर सके। यदि कोई भी राज्य न्याय, देखिए समानता सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, हेल्थ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, शिक्षा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, उसी के साथ में जस्टिस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लॉ, ऑर्डर और उसके बाद फिर जस्टिस। तो इसीलिए सरकार इतना ज़्यादा कंसर्न रहती हैं पूरी दुनिया के देशों में। इस बिल के द्वारा एक डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड की भी स्थापना की जाएगी, जो किसी की व्यक्ति की पहचान के लिए डीएनए सैंपल की जांच करने वाली हर डीएनए लेबोरेटरी जो स्थापित होगी वो इस डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड से एक्रेडिटेशन लेगी, यानी कि सर्टिफिकेशन लेगी। तो ये तो कुछ मुख्य विशेषताएं हैं इस बिल की। अब हम देखते हैं क्या क्या और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सबसे पहले आप थोड़ा सा जान लीजिए डीएनए क्या है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड किसी कोशिका के गुण सूत्रों में पाए जाने वाले जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन अपने फोर फादर्स से, यानी कि अपने पूर्वजों से लेता है, जैसे कि उसकी शारीरिक बनावट या फिर उसके, हम कह सकते हैं कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बीमारियां भी हैं जो जेनेटिकली कैरी करती हैं अलग अलग पीढ़ियों में। तो ये इंफॉर्मेशन कैसे जाती है? ये इंफॉर्मेशन डीएनए के थ्रू जाती है। प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए स्पेसिफिक होता है, यानी दो डीएनए एक जैसे नहीं हो सकते, और डीएनए के भिन्न भिन्न क्रमों के आधार पर लोगों को मैच किया जाता है। उनकी जो इनहेरिटेंस है या उनकी, हम कह सकते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी पहचान की जा सकती है, उनको चिन्हित किया जा सकता है। इसीलिए ये डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना है वह भी बहुत ज़्यादा सरकार के लिए इम्पोर्टेंट है। डीएनए डेटा का इस्तेमाल किन किन एक्ट के तहत होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर ये बिल पास हो जाता है, डीएनए यूज एंड एप्लीकेशन बिल, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि इस डेटा का इस्तेमाल निम्न में से किसमें किसमें किया जा सकता है। तो दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड 1860 के अंतर्गत जो भी मामले रजिस्टर किए जाएंगे, आपराधिक मामले, उनमें अनैतिक तस्करी निवारण एक्ट 1956, यानी कि आपका, हम कह सकते हैं इलीगल जो भी आपके तस्करी होती है उसमें, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नागरिक अधिकार संरक्षण एक्ट 1955, मोटर वाहन एक्ट 1988, इन सभी के अंतर्गत आने वाले आपराधिक मामले जो हैं उनमें डीएनए डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप सभी इस पर जरूर नज़र बना के रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, दोबारा मैं फिर रिपीट करूंगा कि बिल ये पास होता है तब तो ये महत्वपूर्ण है ही, लेकिन नहीं भी होता है तो इससे रिलेटेड जो लीगल और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं वो भी आपसे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में, क्वेश्चन में ये आपसे 100% पूछे जाने की संभावना है। आज के सेशंस में इतना ही।